हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के टॉपिक हैं, हम दो कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, ब्लॉक्स ऑफ कोड पढ़ेंगे और कुछ लेक्सिकल इश्यूज हैं वो पढ़ेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऐसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ दो ही पढ़ेंगे। वो भी इसलिए ताकि हमें जो आगे अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे उसमें यूज़ में आ सके और हम समझ सकें। इसलिए हम अभी सिर्फ दो ही कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। आगे हम चल के जब इनका एक अलग ही चैप्टर है तब हम सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो दो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है, पहला है द इफ स्टेटमेंट और दूसरा है द फॉर लूप। द इफ स्टेटमेंट जो होता है वो इस तरह से कुछ होता है, जिसका सिंटेक्स होता है इफ पैरेंथेसिस ओपन कंडीशन पैरेंथेसिस क्लोज इन स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें जो कंडीशन होती है वो उसमें वहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। अब कंडीशन जो होती है वो बूलियन होती है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जावा में जैसे सी में होता है 0 और 1 से भी काम हो जाता है। 0 है तो फॉल्स है और 1 है तो ट्रू है। जावा में ये नहीं होता है, जावा में सिर्फ ट्रू और फॉल्स बूलियन ही होते हैं। 0 और 1 से काम नहीं हो सकता है इसमें। मतलब एग्जैक्ट पूरे वर्ड होने चाहिए, पूरे कीवर्ड होने चाहिए ट्रू एंड फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हुई तभी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं वो तीन तरह के अभी हम यूज़ करेंगे। इसमें से पहला है लेस देन, जिसे हम इस तरह से देखते हैं, ए लेस देन बी मीन्स ए इज लेस देन बी। दूसरा है ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। और तीसरा है ए इक्वल्स बी मीन्स ए इज इक्वल टू बी। अब हम ये देखें कि यहाँ पर दो इक्वल साइन यूज हुए हैं उससे पता करने के लिए कि दोनों इक्वल है या नहीं है, या दोनों में वैल्यू सेम है या नहीं है, दोनों वेरिएबल। तो उसके लिए हमें यहाँ पर डबल इक्वल साइन यूज करें, क्योंकि जावा में जो सिंगल इक्वल साइन है वो एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। अगर हम ए इक्वल्स टू बी लिखते दें तो जो भी बी की वैल्यू है वो ए में चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन के लिए ए इक्वल्स बी है। ठीक है, इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम, इफ parenthesis open a less than b condition system dot out dot println a is less than b। अब जैसे हम एग्जाम्पल सपोज करते हैं a is 5 and b is 6, तब कंट्रोलर यहाँ पर आएगा, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो कंडीशन चेक करेगा 5 इज लेस देन 6 इज ट्रू और फॉल्स, या 5 इज लेस देन 6 इट मीन्स इट्स ट्रू। देन if condition is true, then the statement system.out.println will execute and print a is less than b. If we suppose a is 6 and b is 5, then condition is false. Then this statement system.out.println a is less than b will not execute. इसका हम एक प्रोग्राम एग्जांपल देख लेते हैं। ये इसका एग्जांपल प्रोग्राम है, मैं इसे आपको रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा ये एक कमेंट है जो मल्टीपल लाइन कमेंट है। जावा में तीन तरह के कमेंट होते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट सर्वलेट और जेएसपी में यूज़ होता है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको डबल लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट बता देता हूँ। तो ये डबल लाइन कमेंट है। डबल लाइन कमेंट स्टार्ट होता है फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक से और एंड होता है एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश से, और इसके बीच में जो कुछ भी डेटा होता है वो सब कमेंट हो जाता है। ठीक है, अब हमारा ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। उससे पहले क्लास कीवर्ड, उसके बाद हमने लिखा इफ सिंपल, ये हमारी क्लास का नाम है। ठीक है, यहाँ से हमारी क्लास की बॉडी स्टार्ट होती है। क्लास की बॉडी स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे हमने मेन डिफाइन किया है, यहाँ से हमारी मेन की बॉडी स्टार्ट होती है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक इसलिए ताकि जावा वर्चुअल मशीन जो है वो मेन को एक्सेस कर पाए। दूसरा स्टैटिक इसलिए ताकि विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट जेवीएम मेन मेथड को एक्सेस कर पाए। वॉइड इसलिए जावा का मेन मेथड जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है, इसलिए वॉइड। स्ट्रिंग एस आर्ग्यूमेंट से, क्योंकि अभी यूज़ नहीं आई है,
आगे के प्रोग्राम्स में यूज़ आएगी। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, इंटीजर x और इंटीजर y। हम इसे ऐसा भी लिख सकते थे, इंटीजर x इंटीजर y, ये हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जो होते हैं वो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जावा में मेमोरी को रिफर करने की, मतलब स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मेमोरी इज रिफर्ड बाय अ वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे x डिफाइन किया तो मेमोरी यूनिट में एक स्पेसिफिक पोर्शन होगा, उस पोर्शन का नाम हमने x रख दिया, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करने के लिए काम में आएगा। और इसी तरह से एक दूसरा मेमोरी पोर्शन है, उसका नाम हमने y रख दिया है, जिसको हम अब y नेम से रेफरेंस करेंगे, जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम में आएगा। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू 10 स्टोर कर दी और y में 20 स्टोर कर दी। अब ये 10 और 20 जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर करनी थी, इसलिए हमने x और y को इंटीजर लिया था। ठीक है, अब ये जो ऑपरेटर है इक्वल, ये जावा में एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। मतलब जो भी राइट हैंड साइड की तरफ वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल होगा उसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो मेमोरी लोकेशन एक्स वेरिएबल रेफर करता है वहाँ पर जाकर 10 जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। फिर हमें एक्सेस करना होगा तो हम उसको एक्सेस से एक्सेस करेंगे। अब इफ़ जो स्टेटमेंट होता है वो कंडीशन चेक करता है, तो अब हम देखते हैं कि इफ़ स्टार्ट होता है यहाँ से और हमारा प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पर आया। अब तो इफ़ स्टार्ट हुआ, इफ में उसने कंडीशन चेक करी x इज लेस देन y, ये कंडीशन है। अब हम देखते हैं कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो x में वैल्यू कितनी है 10 और y में वैल्यू कितनी है 20, तो ऑब्वियसली 10 इज लेस देन 20, तो ये कंडीशन ट्रू होती है और ये रिटर्न करेगी बूलियन ट्रू। अब बूलियन ट्रू जैसे होगा तो इफ स्टेटमेंट ट्रू हुआ, तो अब जो स्टेटमेंट होगा इफ का वो एग्जीक्यूट होगा, जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स इज लेस देन वाई, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो ऊपर जो डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो लिखा है ये है कमेंट, ये इसे बोलते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट होता है डबल फॉरवर्ड स्लैश से, और जो भी हम लिखेंगे इस लाइन में वो सब कुछ कमेंट हो जाएगा, उसका नेक्स्ट लाइन में जो भी हम लिखेंगे वो कमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्स की जो वैल्यू है एट प्रेजेंट एक्स की वैल्यू है 10 को हमने मल्टीप्लाई करा 2 से, तो वो हो जाएगा 20, और उस 20 को हमने वापस से रिस्टोर कर दिया x में। मतलब x की वैल्यू एट प्रेजेंट है 10 को हमने मल्टीप्लाई करा, एस्ट्रिक साइन मल्टीप्लिकेशन का काम करता है जावा में, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 10 इंटू 2 होता है 20, और अब हमने उस 20 को वापस से स्टोर कर दिया। अब जावा में ऐसा था कि जो राइट हैंड साइड पे जो भी एक्सप्रेशन होता है वो पूरा सॉल्व होता है, उसके बाद जो भी वैल्यू मिलती है वो हम वापस जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक वेरिएबल होता है उसमें स्टोर करते थे। तो अब यहाँ पर x में 20 स्टोर हो गया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इफ़ x इक्वल्स टू y। अब जावा में अगर हमें दो वेरिएबल को कंपेयर करना है कि जैसे दो वेरिएबल इक्वल्स है या नहीं है, दोनों में वैल्यू सेम है या नहीं है, तो हम डबल इक्वल्स का यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पर सिंगल यूज़ करेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करेगा, और y में जो भी वैल्यू होगी वो x में जाके स्टोर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है कि x इंटू 2 जो भी एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होकर जो भी वैल्यू आ रही है वो x में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर जैसे हो रहा है x में 10 स्टोर करा और 2, तो x में जो भी y की वैल्यू होगी वो x में असाइन हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पर कंपेयर करना है, इसलिए हम यहाँ पर डबल इक्वल साइन लगाएंगे। ठीक, अब चेक करते हैं हम कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पर हो गई 20, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है यहाँ पर हमने असाइन करी 20, तो 20 इज इक्वल टू 20, ऑब्वियसली इट्स ट्रू, 20 इज इक्वल टू 20। तो इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हम हमारा कर्सर यहाँ पर आता है। अब वो क्या करेगा, y में जो भी वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करेगा। मतलब y की वैल्यू है अभी
20 को 2 से डिवाइड करा तो क्या बचेगा 10, और उस 10 को हमने वापस y में स्टोर कर दिया, तो y में क्या चला जाएगा y इक्वल्स टू 10। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इफ x इज ग्रेटर देन y और नॉट। तो x की वैल्यू अभी क्या है, यहाँ पर हमने उसे कर दिया 20, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, तो x की वैल्यू है 20 और यहाँ पे y की वैल्यू हमने 20 से कर दी 10, तो हो गई y की वैल्यू 10, तो 20 इज ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन हो गई ट्रू। अब जैसे कंडीशन ट्रू होगी, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एल एक्स इज ग्रेटर देन वाई प्रिंट होगा। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसे कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम रहेगा, अगर आई कैपिटल है तो यहाँ पर भी आई कैपिटल है। अब हम इसे कॉल करते हैं। अब जावा सी, ठीक है, फाइल का नेम इफ एसएम जावा, ठीक, ये हमने इसे कंपाइल करा, कंपाइल हो गई। अब हम इसे रन करते हैं। जावा क्लास का नेम इफ सिंपल, ये प्रिंट हो गया। यहाँ पर एक्स की वैल्यू लेस देन वाई थी तो एक्स इज लेस देन वाई, फिर इक्वल हो गई तो एक्स इज इक्वल टू वाई एंड देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर हम अब यहाँ पर यही वाली कंडीशन फिर से लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल सी, यहाँ पर हम इसे वापस से करते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। अब हमें पता है यहाँ पर कि x की वैल्यू ग्रेटर देन y है, ठीक है, x 20 है और y 10 है, लेकिन हम फिर भी इसे चेक कर रहे हैं कि x इज लेस देन y है या नहीं है। अगर ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा और अगर फॉल्स होगा तो ये प्रिंट नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं, हमने चेंजेस किए तो फिर से उसे कंपाइल करना पड़ेगा हमें, उसे कंपाइल करते हैं। जावा सी इफ सैम्पल डॉट जावा, ये हमने कंपाइल किया। अब हम इसे रन करते हैं। जावा इफ सिंपल, तो x इज लेस देन y प्रिंट हुआ, x इज इक्वल्स टू y प्रिंट हुआ और x इज ग्रेटर देन y प्रिंट हुआ, लेकिन x इज लेस देन y वापस से प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू y से बड़ी है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। जैसा हमने अभी इफ स्टेटमेंट देखा, उसी तरह का एक कंट्रोल स्टेटमेंट और है, जिसे जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है फॉर पेरेंथेसिस ओपन इनिशियलाइजेशन कंडीशन इटरेशन पेरेंथेसिस क्लोज स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन है, नॉट कॉमा नहीं है, दिस इज सेमीकोलन नॉट अ कॉमा। कंडीशन, उसके बाद फिर सेमीकोलन एंड इटरेशन, ठीक, और फिर जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है वो। जो इनिशियलाइजेशन होता है वो यहाँ पर जो इस लूप कंट्रोल करेगा, मतलब जो इस लूप को चलाएगा कि हमें कितनी बार इस लूप को चलाना है। उसके लिए हमें काउंटिंग के लिए नंबर चाहिए कि कितनी बार चलेगा, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसका इनिशियलाइजेशन इस पोर्शन में होगा, फर्स्ट पोर्शन में फॉर लूप के, ठीक है। इनिशियलाइजेशन पोर्शन में मतलब हमने जैसे कि एक वेरिएबल ले लिया जो काउंट करेगा कि लूप कितनी बार चलेगा, तो उसे हमने एक्स एक वेरिएबल डिफाइन करा, इंटीजर एक्स। अब उसको इनिशियलाइज करेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन पे, फर्स्ट पोर्शन में, उसे हम एक्स इजिकल टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे ताकि वो फर्स्ट में 0 रहेगा। फिर जब एक बार लूप चला तो वो 1 हो जाएगा, सेकेंड बार चला तो 2 हो जाएगा, तो काउंटिंग करेगा कि किस तरह से लूप कितनी बार चला है। दूसरा कंडीशन, मतलब अब हमें ये बताना है कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही लूप चलना है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप से बाहर आ जाना चाहिए, लूप ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये कंडीशन ये भी बूलियन ही होती है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, जैसे कि हमने इफ स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन लिखी थी ए लेस देन बी, इसी तरह से हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे ए लेस देन बी या ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। या हम ए इक्वल्स टू बी नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर ट्रू या फॉल्स नहीं आता है, ठीक है। उसका मैं आपको रीज़न बता दूंगा जब आपको प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। और थर्ड पोर्शन आता है इटरेशन। अब इससे हम जैसे हम काउंट कैसे करेंगे, अब हमने इनिशियलाइज कर दिया उसे 0 से, ठीक है, और कंडीशन हम मैच करेंगे कि जो भी कंडीशन होगी हम वो मैच करेंगे, ठीक है। अब इटरेशन काउंट कैसे करना है वो हम इस इनिशियलाइजेशन वेरिएबल को, जो कंट्रोल वेरिएबल है उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं इटरेशन। मतलब उसे इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे किसी तरह से। अगर हमने कंडीशन ऐसी ली है
कि जिसमें हमें डिक्रीमेंट ऑर्डर में जाना है तो हम यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे, और अगर हमें इंक्रीमेंट ऑर्डर में जाना है तो इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक, अब जैसे एग्जांपल आप ये देखिएगा, लास्ट फॉर लूप इन आई इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, ये हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। आई लेस देन 5, जो कंट्रोल वेरिएबल है वो 5 से कम होना चाहिए। मतलब ये कितनी बार चलना चाहिए लूप? अब ये एक बार 0 बार चलेगा, फिर एक बार चलेगा, जब आई की वैल्यू 0 होगी तब चलेगा, जब 1 होगी तब चलेगा, 2 होगी तब, 3 होगी तब, 4 होगी तब। जैसे ही 5 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कितनी बार चलेगा? ये लूप 5 टाइम्स चलना चाहिए। अब हम इटरेशन वेरिएबल पोर्शन में जाते हैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसका मतलब होता है कि आई में जो भी एट प्रेजेंट वैल्यू है, जैसे अभी आई की वैल्यू 0 है फर्स्ट टाइम, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और उस 1 को हम वापस आई में स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, और ये वाला जो स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आई, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, और हम आई यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्रिंट आई। आई की वैल्यू जो भी एट प्रेजेंट होगी, जैसे अगर फर्स्ट टाइम चला तो फर्स्ट वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट होगी, सेकेंड टाइम चला जो सेकेंड वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, थर्ड टाइम चला तो थर्ड वाली, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, उससे भी हम रन करके देख लेते हैं। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सिंगल लाइन कमेंट दिया है जिसमें हमने लिखा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोर लूप, मतलब हम यहाँ पर फोर लूप का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होती है, क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम फोर टेस्ट। ठीक है, यहाँ से हमारी क्लास की बॉडी स्टार्ट होती है, ये हमारी मेन मेथड, ये हमारी मेन की मेथड स्टार्ट होती है। फिर हमारा यहाँ पे कर्सर आता है और यहाँ पर हमारा फोर लूप स्टार्ट होता है। तो फोर, अब हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पोर्शन में यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा इंटीजर x, और उसे असाइन इनिशियलाइज करा 0 से, और उसमें या फिर 0 असाइन कर दिया उसमें। मतलब हमारा ये है लूप कंट्रोल वेरिएबल, ये अब हमारे लूप को कंट्रोल करेगा। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका 0 से ये स्टार्ट होगा। अब देखते हैं कहाँ तक इसे जाना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी x इज लेस देन 10, मतलब अब ये 0 से स्टार्ट करेगा, 0 से इनिशियलाइज है और 10 तक जाना है इसे। लेकिन x इज लेस देन 10 है कंडीशन, मतलब 10 से कम ही इसे प्रिंट करना है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जैसे ही 9 तक ये प्रिंट करेगा, और जैसे ही 10 होगी ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 9 तक प्रिंट करेगा तो 0 to 9 10 टाइम्स ये इस मैसेज को प्रिंट करेगा। अब ये है हमारा इनिशियलाइजेशन, ये हमारा इंक्रीमेंट पोर्शन। अब यहाँ पे हमने क्या करा, x की जो भी वैल्यू है उससे +1 एक से बढ़ा दिया है। ठीक है, मतलब x में अभी एट प्रेजेंट 0 है। ठीक है, उसे हम 0 + 1 1 कर देंगे तो x में वापस 1 चला जाएगा। ठीक, ये हमारा फोर लूप यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। अब ये हमारा स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल दिस इज x, जो कि क्या करेगा, दिस इज x तो एज इट इज प्रिंट होगा, उसके बाद +x, हमने x की वैल्यू को अपेंड कर दिया है, मतलब ऐसा प्रिंट होगा दिस इज x, और जो भी एट प्रेजेंट x की वैल्यू होगी वो। अब हम इसे देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले तो हमारा कर्सर यहाँ पर आएगा मेन पे, मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, मेन की बॉडी स्टार्ट होगी और हमारा यहाँ पे फोर लूप पे आएगा। अब जैसे ही वो इनिशियलाइजेशन पोर्शन में जाएगा तो सबसे पहले वो एक मेमोरी लोकेशन को x नाम देगा और उसमें 0 असाइन कर देगा। ठीक है, अब वो कंडीशन चेक करेगा x इज लेस देन 10, मतलब x की वैल्यू 10 से कम है। तो अभी हमारी x की वैल्यू कितनी है, 0 10 से कम है, कंडीशन ट्रू, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट होगा। अब ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद यहाँ पर आएगा इंक्रीमेंट पोर्शन में आएगा, और वो x की वैल्यू को 0 + 1 से इंक्रीमेंट करेगा। अब इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन 10। ठीक, कंडीशन ट्रू, फिर से यहाँ पर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसे प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट
पोर्शन में जाएगा। एक्स की वैल्यू अब कितनी है 1, 1 + 1 2। अब यहाँ पे चेक करेगा 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। फिर से यहाँ पर ये प्रिंट हुआ, फिर ऊपर 2 + 1 3, 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू यहाँ पर। फिर यहाँ पर 3 + 1 4, 4 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। इस तरह से ये चलता रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, है ना, दोनों कंडीशन आएगी, लेकिन इक्वल्स टू नहीं होगा। ये वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं होगी। अब ऐसा क्यों बताया था मैंने, इसे रन करके देखते पहले, फिर मैं बताता हूँ ऐसा क्यों था। ठीक है, Ctrl+S, हमने इसे सेव किया fortest.java से। अब हम इसे रन करते हैं, तो जावा सी fortest.java, ये हमने इसे कंपाइल किया। अब हम इसे रन करते हैं, जावा फॉर टेस्ट, ये हमने इसे रन किया, तो ये 10 टाइम्स प्रिंट हुआ और आई की वैल्यू 0 से, एक्स की वैल्यू 0 से 9 तक प्रिंट हुई। जैसे मैंने बताया 0 हुआ, प्रिंट, कंडीशन ट्रू, प्रिंट 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 प्रिंट। अब जैसे कंडीशन एक्स की वैल्यू हुई 10, 10 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, तो लूप से बाहर आ गए हम और उसने 9 तक की वैल्यू प्रिंट की। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बताया था कि इक्वल्स टू का साइन नहीं लगेगा, क्यों, जैसे हमने इक्वल्स साइन लगाया। अब हमने इसमें चेंजेस किए, अब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपाइल करेंगे पहले। अब इसे हम रन करते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। वो क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 इनिशलाइज की। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि एक्स की वैल्यू 10 है या नहीं है। तो अभी तो हमने एक्स में 0 डाला, तो 0 इज नॉट इक्वल्स टू 10, कंडीशन यहीं फॉल्स हो गई और ये यहीं से बाहर आ गया। अब इंक्रीमेंट करने का उसे टाइम ही नहीं मिला, इंक्रीमेंट तक पहुँच नहीं पाया, क्योंकि इंक्रीमेंट तब होगा ना जब कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पर जाएगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। अब उसको तो कंडीशन पहली बार में ही पहले इटरेशन में ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो सीधे ही बाहर आ गया। तो इसलिए यहाँ पर इक्वल्स नहीं यूज़ करते। ठीक है, और हमने जैसे आपने जैसे देखा होगा, जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर होते हैं उनमें यहाँ पर x+1 नहीं लिखा होता और ऐसा लिखा होता है x++। तो इसका मतलब यही होता है x+1, x++ का मीनिंग जो होता है वो यही होता है, x इज इक्वल्स टू x+1। मतलब x की वैल्यू को, जो भी एट प्रेजेंट वैल्यू है, जैसे 0 है, 0 को हम 1 से इंक्रीमेंट करके वापस x में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, उसका काम सिर्फ ये एक्सप्रेशन कर देता है x++। मतलब x की वैल्यू जो भी एट प्रेजेंट है उसे x से इंक्रीमेंट करके फिर से x में ही स्टोर करना है। ठीक है, इसलिए सारे प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स यहाँ पर x++ लिखते हैं। ठीक है, और उसी तरह यहाँ जैसे हमने इंटीजर x इक्वल टू 0 यहाँ पर डिफाइन किया है, हम उसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, इंटीजर x। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हमें यहाँ करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लॉक्स ऑफ कोड। ठीक है, इसका सिंटेक्स होता है कर्ली ब्रेसेस ओपन, स्टेटमेंट्स कर्ली ब्रेसेस क्लोज। मतलब जो दो कर्ली ब्रेसेस हैं, ओपनिंग कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, उसके बीच में जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे एक साथ। मतलब उस कर्ली ब्रेसेस में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी एग्जीक्यूट होगी। मतलब अगर कर्ली ब्रेसेस से आप अगर इंटर हो गया है, जैसे अपना कर्सर कर्ली ब्रेसेस से प्रोग्राम काउंटर में, जो अपना प्रोग्राम काउंटर वो अगर कर्ली ब्रेसेस से अंदर आ गया एक बार, तो वो जितने भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करके ही बाहर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और दूसरा नहीं हुआ, या दूसरा हुआ या पहला नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं, कि अगर ये वाली चीज़ कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना और उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट होना। जैसे ये देखते हैं अपन, इसका एक एग्जांपल ये रहा, सिस्टम, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन, ये यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट करा। ये सेकेंड स्टेटमेंट हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सेकेंड स्टेटमेंट। अब ऐसा नहीं हो सकता जैसे ही प्रोग्राम काउंटर यहाँ से इंटर हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए और सेकेंड ना हो, या सेकेंड हो जाए और फर्स्ट ना हो। ये दोनों ही एग्जीक्यूट होंगे, एज ए यूनिट काम करेंगे और ये दोनों ही एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है,
इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ और इसे रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट है जो कि बोल रहा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कोड। ठीक है, यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हुई, क्लास का नेम है ब्लॉक टेस्ट। ठीक है, यहाँ से हमारी मेन मेथड स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमने वैसे ही किया है, इंटीजर एक्स और वाई दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं। वाई की वैल्यू हमने उसे 0 से इनिशलाइज कर दी। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे फोर लूप स्टार्ट होता है। तो एक्स इनिशलाइजेशन पोर्शन में हमने एक्स को 0 से इनिशलाइज करा, एक्स इज लेस देन 10 कंडीशन लगाई और एक्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट। अब हमारे यहाँ से एक नया ब्लॉक स्टार्ट होता है। जैसे ही कर्ली ब्रेसेस पहला कर्ली ब्रेस मिलेगा, ओपनिंग कर्ली ब्रेस, वहाँ से एक नया ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाई की वैल्यू को प्रिंट करा है और फोर लूप। अब यहाँ पर हमने ये ब्लॉक हमारा एंड हो गया क्योंकि कर्ली ब्रेसेस एंडिंग कर्ली ब्रेसेस है। यहाँ पर हमारी मेन मेथड का ब्लॉक एंड होता है और यहाँ पर हमारी क्लास की बॉडी का ब्लॉक एंड होता है। अब हम जैसे ही ये फोर लूप कर्सर यहाँ पर आएगा, फोर लूप चलेगा, फोर लूप इनिशियलाइज हुआ x इज इक्वल टू 0 से। अब 0 इज लेस देन 10 है, तो अब लूप का जो कर्सर है वो यहाँ से इंटर अंदर हो जाएगा। अब जब तक ये दोनों प्रिंट नहीं होंगे तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। अब वो ये दोनों को प्रिंट करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा और फिर इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, अब 0 से हुई 1 इज लेस देन 10 कंडीशन 2, फिर से इस ब्लॉक में होगा, इंटर होगा और उसे रन करेगा दोनों को, फिर यहाँ से बाहर जाएगा और इंक्रीमेंट करेगा 1 को 2 से। ठीक है, 2 इज लेस देन 10, फिर से हुई। तो मतलब इसमें ऐसा है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा मतलब इसके अंदर जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। भले उसमें एक स्टेटमेंट हो, 2 स्टेटमेंट हो, 3 4 जितने भी स्टेटमेंट सभी एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और दूसरा नहीं होगा। ठीक है, और अगर जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये पूरा बाईपास होकर सीधे कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, मेन ब्लॉक एंड, जहाँ पर हमारा मेन ब्लॉक एंड होता है। मतलब कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर जाएगा ब्लॉक के, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो सीधे यहाँ से यहाँ इस लाइन के बाद आ जाएगा। अब इस लाइन के बाद अगर कुछ भी कोड होगा तो वो यहाँ पर चलेगा, लेकिन अभी हमारे इस प्रोग्राम में कोई भी कोड नहीं है तो ये नहीं चलेगा। ठीक, अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो इसे सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस, हमने इसे कंपाइल किया, ये हो गया कंपाइल। अब हम इसे रन करते हैं, जावा ब्लॉक टीएसटी ब्लॉक टेस्ट, और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, ये प्रिंट हो गया। अब हम जैसे देख रहे हैं y 0 0 0 ही प्रिंट हो रहा है, तो हम इसको भी यहाँ पे कुछ कर देते हैं, यहाँ पे हम y प्लस प्लस कर देते हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा। हाँ, हम यहाँ पर इसे y से इनिशलाइज कर देते, y को इंक्रीमेंट कर देते ताकि हमें y की वैल्यू मिले। अब हम इस स्टेटमेंट को बाहर यहाँ पे आफ्टर 4 कंट्रोल एस सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसे हम कंपाइल करते हैं, ये हमने इसे कंपाइल किया, अब हम इसे रन करते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे 9 तक चली। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मतलब आपने देखा कि 4 की जब कंडीशन ब्रेक हुई, कंडीशन फॉल्स हुई, तब यहाँ से ब्रेक हुआ और फिर बाहर आया लूप के और ये प्रिंट हुआ। मतलब ऐसा नहीं हुआ हर बार ये प्रिंट हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे 4 की अगर कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ से कर्सर अंदर जाएगा, इन सबको प्रिंट करेगा, कंडीशन इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये सब प्रिंट होंगे। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगा और इस लाइन का कोड प्रिंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेक्सिकल इश्यूज। अब लेक्सिकल इश्यूज क्या होते हैं कि जावा का जो प्रोग्राम होता है ये कलेक्शन होता है वाइट स्पेस, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, कमेंट्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स एंड कीवर्ड्स का। ठीक है, अब ये बता देता हूँ क्या क्या होते हैं कि हमारा जो
जावा का जो प्रोग्राम होता है ये कलेक्शन ऑफ होता है, किसके कलेक्शन से बनता है? वाइट स्पेस के कलेक्शन से, आइडेंटिफायर्स के कलेक्शन से, ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड कमेंट्स, सेपरेटर्स, ठीक है, इनका कलेक्शन होता है। अब देखते हैं हम कि वाइट स्पेस क्या होती है। वाइट स्पेस वो होती है कि जैसे ये दो वेरिएबल चीज़ों के बीच में, जैसे ये एक कीवर्ड है, कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बीच में एक स्पेस नीड होती है, ठीक है, तो वो हमने दे दी। अब इसके बाद जितनी भी ये स्पेस है ये वाइट स्पेस कहलाती है, और ये भी वाइट स्पेस ही है, लेकिन ये जरूरी है, मैंडेटरी है कि एक जहाँ पे है वहाँ पे अगर हम इस प्रोग्राम को ऐसे भी लिख दें पूरा एक लाइन में, तब भी ये प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और रन भी होगा, मतलब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वाइट स्पेस नहीं भी है तो। बस जहाँ जहाँ मैंडेटरी स्पेस है वाइट स्पेस वहाँ वहाँ होनी चाहिए। ये हम इसे एक लाइन में कर देते हैं इतना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नहीं चलना चाहिए, अब हम इसे कंपाइल करते हैं, ब्लॉक टेस्ट, अब हम इसे रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं, रन भी हो गया, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो वाइट स्पेस जहाँ पर मैंडेटरी है सिर्फ वहीं पर दें, उसके बाद अगर नहीं भी दें तो भी चलेगा, लेकिन हम प्रोग्राम को सिस्टमेटिक तरीके से इसलिए लिखते हैं ताकि हमें बाद में समझने में दिक्कत हो और कोई परेशानी नहीं आए, हमें हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम उसे इस तरह से लिखते हैं। ये हम वापस उसे पहले जैसा कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी वाइट स्पेस। अब दूसरा हमारा है आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो जैसे क्लास का नेम, ये हमने ब्लॉक टेस्ट लिखा है, ये वेरिएबल का नेम एक्स एंड वाई, ठीक है, ये है हमारे आइडेंटिफायर्स, हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, ठीक है। क्लास का नेम, मेथड का नेम और वेरिएबल्स का नेम, वेरिएबल के नेम, इनको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। अब आइडेंटिफायर्स के जो नाम है वो कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टर्स का। यहाँ पर हम नंबर भी लिख सकते हैं, ब्लॉक टेस्ट 1, या फिर x1 y1 x1 y1, ठीक है, और या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं x_1 y_1, लेकिन हम इसे इस तरह से नहीं लिख सकते 1 y, इस तरह से हम आइडेंटिफायर को डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब आइडेंटिफायर का नाम जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ होता है, या तो आप कैरेक्टर्स ले लो, या कैरेक्टर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन ले लो, या कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन ले लो, या कैरेक्टर्स और डॉलर का ले लो। यानी कि हम इसे यहाँ पर अगर ऐसे लिखते हैं $x तो ये चलेगा, लेकिन 1x नहीं चलेगा। अगर अंडरस्कोर x भी लिखते हैं हम तब भी चलेगा, ठीक है। मतलब ये आप समझ लो कि नंबर से कोई भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाता है फिर। ये जैसे हमने यहाँ पर उसे 0 से दिया, अब हम अगर नंबर से भी आइडेंटिफायर को हम बना सकते थे सिर्फ नंबर से, तो हमने यहाँ पे 0 दे दिया, तो ये अब वेरिएबल कहलाएगा या फिर एज कांस्टेंट कहलाएगा। एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा या फिर एज अ नंबर वर्क कांस्टेंट वर्क करेगा, या एज अ आइडेंटिफायर वर्क करेगा, वेरिएबल। तो इस वजह से जावा में 0 से आप नंबर से आप आइडेंटिफायर्स का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये होगा आइडेंटिफायर। अब होते हैं जो ये हमने कांस्टेंट दिए हैं, इन्हें हम बोलते हैं लिटरल्स। अब ये इंटीजर टाइप का लिटरल्स है, ठीक है, तो इसलिए हम इसे 0 बोल रहे हैं। अब फ्लोट टाइप का लिटरल कैसे होते हैं? 0.0 या 1.23 या फिर 2.34, मतलब जो भी पॉइंट में वैल्यू होगी, जो रियल नंबर होंगे, उसे हम फ्लोट लिटरल्स बोलते हैं, फ्लोट कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट कैसे होते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट इस तरह के होते हैं, दिस इज अ प्रोग्राम। अब ये एक कांस्टेंट है, मतलब जो भी हमने स्टैटिकली इसमें डिफाइन कर दिया प्रोग्राम में, जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं एट रन टाइम, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये अब स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गई, ये अब जब भी प्रिंट होगा तब एज इट इज ही प्रिंट होगी, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए हम इसे स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है वो सिंगल कोट में आता है, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया C, तो ये है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट,
इनको हम सब कांस्टेंट को हम बोलते हैं लिटरल्स, ठीक है। उसके बाद आता है सेपरेटर्स। तो ये जिसे हमने सेपरेट किया, पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस दो जगह पे काम में आते हैं, एक तो कंडीशन चेक करने के लिए फोर लूप में, कंट्रोल स्टेटमेंट में, मतलब जैसे कि इफ स्टेटमेंट में भी कंडीशन चेक करने के लिए हम पेरेंथेसिस लगाते हैं, और मेथड्स में, मेन मेथड में हम आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए पेरेंथेसिस लगाते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं सेपरेटर्स, ठीक है। फिर दूसरा सेपरेटर होता है ब्लॉक। ये जैसे हमारे यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट हो और यहाँ पे हमारा ब्लॉक एंड हुआ, तो हमने इस कोड को सेपरेट कर दिया, इसलिए हम इस कोड, इनको भी क्या बोलते हैं, सेपरेटर्स। और तीसरा जो सेपरेटर्स होता है वो ये होता है ब्रैकेट, जहाँ पे हम अरे को इनिशियलाइज करते हैं, अरे पास करते हैं, ठीक है। और एक होता है डॉट। डॉट हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि डॉट से हम वेरिएबल जो भी ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मेथड्स होंगी या जो भी ऑब्जेक्ट का डेटा होगा, हम मेंबर्स होंगे उस क्लास के, उसको हम डॉट से करते हैं, ठीक है। और एक होता है ये सेपरेटर सेमीकोलन, जिसे हम टर्मिनेट करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, ठीक है। ऑपरेटर्स ये होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू करा है, लेस देन करा है, यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अब हम ऑपरेटर जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो है, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो है, ठीक है। हम ये नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कीवर्ड्स हैं, इनका हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ क्लास नेम और आइडेंटिफायर्स नेम, ठीक है। ओके, थैंक यू।